देखिए लिपिड का ये लेयर है, बाई लेयर, एक लेयर ये, एक लेयर ये, जिसमें ये सारे ऊपर सारे हेड जो है बाहर की साइड है, लेकिन टेल जो है वो अंदर की साइड है। देख सकते हैं। इस फिगर में थोड़ा और दिखाता हूँ आपको, ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ऊपर से ये फिगर ऐसा दिखता है। देखिए सारा हेड जो है दिख रहा है आपको, हेड जो वाटर कांटेक्ट में आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पोलर हेड होता है लिपिड का। और देखिए ये टेल है जो वाटर कांटेक्ट में आना नहीं चाहता, नॉन पोलर टेल होता है लिपिड का। देख सकते हैं, ध्यान से, ये हेड और ये टेल है। आ रहा समझ में? देख लीजिए कैसा होता है लिपिड की लेयर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की जो बाई लेयर होती है, देख लीजिए कैसी होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेआरएफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका हालचाल बढ़िया होगा। तो मैं बायोलॉजी कोर्स पढ़ा रहा हूँ जो कि नीट 11th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए है, और ये कोर्स 2 जुलाई से मैंने शुरू किया है, 2 जुलाई 2020 से। और हमने फर्स्ट चैप्टर जो लिया था वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और वही चैप्टर अभी चल रहा है। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 4। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। और जो भी उस स्टूडेंट्स जो हैं नोट्स अगर उन्हें चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इन्हें दिखाई दे रहा होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप लेक्चर कम से कम पूरा देखिए, एक बार ही देखिए, तो आपको पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप मूव ऑन कर जाइए नेक्स्ट चैनल पे। अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं मेरे चैनल पे तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए, 2, 3 फिर 4 पे आइए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी के बारे में, यूकैरियोटिक सेल शुरू किया था मैंने, फिर उसके बाद मैंने बात की थी सेल मेम्ब्रेन पे। तो आज सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक जो है हम फिर से शुरू करेंगे और पूरा डिटेल में उस पर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक पे। तो प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल नया है और नया मैंने चैनल बनाया है, इसलिए ये चैनल इतना फेमस नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के ये चैनल फेमस हो, आज नहीं तो कल। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो ये सब पॉइंट जो है में से कुछ पॉइंट लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था। अब वह एक पॉइंट को मैं फिर शुरू कर रहा हूँ ताकि सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पूरा डिटेल में समझ में आए आपको। तो ठीक है दोस्तों, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscope in 1950. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cell RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. तो 1950 से पहले जो है सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। तो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है वो 1950 में हुआ। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर जो है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वाल के नीचे जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलो, उसका डिटेल स्ट्रक्चर तब देखा गया, उसके डिटेल स्ट्रक्चर तब स्टडी की गई जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। कब हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन? 1950 में। और 1950 से पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब सेल को कैसे देखा जाता था? तो सेल को पहले जो है 1950 से पहले रेड ब्लड सेल
जो ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल को देखा जाता था। कैसे देखा जाता था? रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन को देखा जाता था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की मदद से। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक अप्लाई किया जाता था रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है देखने मिलता था सेल मेम्ब्रेन का 1950 से पहले। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यूज़ करते थे 1950 से पहले। किस पे यूज़ करते थे? सेल मेम्ब्रेन, किसका? रेड ब्लड सेल का। These studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids and are arranged in bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards outside and the hydrophobic tail towards the inner side. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है दोस्तों कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली मेन कंपोनेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन को जो तैयार कर जो मेन कंपोनेंट है वो होता है लिपिड्स और प्रोटीन। तो मेन कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन को तैयार करता है वो है लिपिड्स एंड प्रोटीन। और लिपिड्स में जो मेन लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है? क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में बाइलेयर में अरेंज होता है, ठीक है? फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, इस तरह से होता है। फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है और ये टेल होता है, ठीक है? हेड होता है और टेल होता है, ठीक है? फॉस्फोलिपिड का इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में। तो फॉस्फोलिपिड का जो होता है हेड जो होता है वो क्या होता है? वो जो होता है पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर कांटेक्ट में आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेल जो होता है फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर के कांटेक्ट में आने से डरता है। फोबिक मतलब फोबिया, तो वाटर कांटेक्ट में आने से डरता है, वाटर कांटेक्ट में आना नहीं चाहता है, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और टेल जो है अंदर की तरफ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो इस तरह से लिपिड शेयर होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है कि लेयर है, ठीक है? देखिए सेल मेम्ब्रेन की लेयर है ये, जिसमें लिपिड का ये जो है हाइड्रोफिलिक टेल है और मतलब हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है ये। तो हेड देख सकते हैं आप बाहर की साइड है और सारा टेल जो है अंदर की साइड है। टेल कहाँ? अंदर की साइड है, क्योंकि टेल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है लिपिड का टेल। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो क्या हो रहा है कि नॉन पोलर टेल जो है, टेल क्या है? नॉन पोलर है, तो वाटर कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक एक्वस इन्वायरमेंट जो है वाटर वाले इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आने से बचा हुआ है। देखिए देख सकते हैं टेल के अंदर साइड है, लेकिन हेड जो है बाहर की साइड है। हेड जो है वाटर कांटेक्ट में है, फ्लूइड के कांटेक्ट में है, लेकिन टेल फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं है। देख सकते हैं पोलर हेड है फॉस्फोलिपिड का और नॉन पोलर टेल है। देख सकते हैं फिगर, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। तो ये फिगर जो है 3D सेल मेम्ब्रेन का, देखिए सेल मेम्ब्रेन की लेयर है जिसमें लिपिड का बाई लेयर है। एक लेयर ये दिख रहा है लिपिड का, एक लेयर लिपिड का ये दिख रहा है, ठीक है? देख सकते हैं इसमें ये क्या है? ये जो है लिपिड का हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड। ये सारे हेड दिख रहे हैं आपको, सारे हेड जो बाहर की तरफ है, ठीक है? अंदर की तरफ क्या है? टेल है, देखिए टेल है, सारा टेल अंदर की तरफ है। हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट से क्या है? मतलब कि एक्वस इन्वायरमेंट से क्या है? कांटेक्ट में नहीं है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है टेल जो है लिपिड का। देख सकते हैं ये 3D फिगर है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिपिड का ये लेयर है
बाइलेयर, एक लेयर ये, एक लेयर ये, जिसमें ये सारे ऊपर सारे हेड जो है बाहर की साइड है, लेकिन टेल जो है वो अंदर की साइड है। देख सकते हैं। इस फिगर में थोड़ा और दिखाता हूँ आपको, ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ऊपर से ये फिगर ऐसा दिखता है। देखिए सारा हेड जो है दिख रहा है आपको। हेड जो वाटर कांटेक्ट में आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पोलर हेड होता है लिपिड का। और देखिए ये टेल है जो वाटर कांटेक्ट मारना नहीं चाहता, नॉन पोलर टेल होता है लिपिड का। देख सकते हैं, ध्यान से, ये हेड और ये टेल है। आ रहा समझ में? देख लीजिए कैसा होते हैं लिपिड की लेयर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की जो बाई लेयर होती है, देख ली कैसी होती है। यहाँ देखिए, देख सकते हैं, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स, membrane also contains cholesterol. Lateral biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. In human being, the membrane of erythrocyte approximately 52% protein and 40% lipids. तो फॉस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन में, उनके बीच में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, तरलता को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है कि मेम्ब्रेन जो बहुत सख्त नहीं हो जाए, हार्ड नहीं हो जाए, थोड़ी स्पंजी टाइप की रहे, फ्लूइडिटी मेंटेन रहे मेम्ब्रेन की। तो वो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। और फिर बाद में पता चला कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है लिपिड के अलावा। और रेशियो जो है प्रोटीन और लिपिड का मेम्ब्रेन में, वो अलग अलग सेल के सेल मेम्ब्रेन में वेरी करता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के एरिथ्रोसाइट की बात करें, मतलब कि रेड ब्लड सेल की बात करें, ह्यूमन बीइंग का जो रेड ब्लड सेल है उसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो होता है 52% प्रोटीन, और लिपिड जो होता है वो 40% होता है। आ रहा समझ में? अब प्रोटीन का भी दो टाइप देखने मिलता है, दो तरह का प्रोटीन देखने मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पर लाई करता है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली नहीं तो टोटली मेम्ब्रेन के अंदर ब्यूरिड होता है, दबा होता है। या तो पार्शियली दबा होगा, आधा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होगा प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन जो है पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर ब्यूरिड होगा, अंदर इंसर्टेड होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ये एनसीईआरटी के फिगर ध्यान से देख लीजिए। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और सेल मेम्ब्रेन, जब माइक्रोस्कोप का याद नहीं हुआ था उससे पहले ये दिया गया था। देख सकते हैं ये जो है प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये जो बाहर दिख रहा है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। लिपिड की लेयर दिख रही है, ये लेयर और ये लेयर बाई लेयर लिपिड की है। देख लीजिए मेम्ब्रेन में कैसा होता है। मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर होती है और प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है इंटीग्रल होता है और पेरिफेरल होता है। आ रहा समझ में? अब ये देखिए 3D फिगर है लिपिड बाइलेयर की, मेम्ब्रेन की 3D फिगर। देखिए ये लिपिड की बाइलेयर दिख रही है और ये प्रोटीन देखिए, ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन है और ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन और ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाला। देख ले फिगर को, बहुत ध्यान से देखिए। फिगर जितना अच्छा से आपके दिमाग में जाएगा उतना अच्छा से समझ में आएगा। देख सकते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाला पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है आपको। यही सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही होते हैं सेल। आगे बात करते हैं
An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured its fluidity. तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया था सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में, और इस मॉडल को बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिंगर निकोल्सन से पहले और ही बहुत सा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का मॉडल दिया गया था, लेकिन वो रिजेक्ट होता गया। लेकिन जब सिंगर निकोल्सन आए 1972 में, उन्होंने जब दिया मॉडल तो वो मॉडल बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुआ। तो क्वासी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का जो फ्लूइडिटी वाला नेचर जो है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो नेचर जो लिपिड के अंदर है, उस नेचर की वजह से, फ्लूइडिटी नेचर की वजह से, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से लिपिड के प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। देखिए यह है, तो ये वाला प्रोटीन जो है मूव करके यहाँ पे आ सकता है, चाहे तो ये वाला प्रोटीन मूव करके यहाँ पे आ सकता है। आ रहा समझ में? तो प्रोटीन का जो लेयर, प्रोटीन जो है पूरे बाई लेयर में मेम्ब्रेन के इधर से उधर मूव करके कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो नेचर है यही है फ्लूइडिटी। ये जो नेचर क्या है मेम्ब्रेन का, इस नेचर बोलते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। देख सकते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको दिया था सिंगर और निकोल्सन 1972 में। तो ये फिगर जो है NCERT का है, ध्यान से देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर कोई फिगर आएगा तो ये फिगर आएगा, इधर ये जो बाकी फिगर जो मैंने देखा है वो नहीं आएगा। NCERT का जो फिगर है वो आएगा, बाकी फिगर बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outer most living boundary of cell, outermost layer of protoplasm in plasma membrane। देखिए सेल का जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, जो लिविंग बाउंड्री है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री जो है सेल की, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी बाउंड्री है, ऐसा मेम्ब्रेन है जो लिविंग है, लेकिन सेल वाल क्या आता है, वो डेड होता है। सेल वाल के नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम लोग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वाल के नीचे होता है। सेल की आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पूछेंगे, तो बहुत आसान सा चीज़ है। देखिए सेल है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो वाला कंटेंट जो एरिया है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में अगर सारी सेल ऑर्गेनली मौजूद है तो इस एरिया को अब क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। आया समझ में? अगर सेल में से क्या करेंगे हम लोग, सारी सेल ऑर्गेनली निकाल देंगे तो जो बचेगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर सेल ऑर्गेनली इंसर्ट कर देंगे तो बोलेंगे हम लोग वो है प्रोटोप्लाज्म। आया समझ में? तो बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में हम लोग। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था फेफर नाम के साइंटिस्ट ने। सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था नोगेल एंड क्रैमर ने। प्लाज्मोलेमर टर्म दिया था आईक्यू प्लोवे ने। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन कोई अलग नाम से पुकारा जा रहा है। किसी साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, प्लाज्मोलेमा नाम दिया, या यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। तो यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया था रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है।
मतलब कि 3 लेयर देखने मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। प्रोटीन का लेयर और लिपिड का बाई लेयर होता है। तो प्रोटीन का लेयर, फिर लिपिड का लेयर होगा बाई लेयर बीच में, फिर प्रोटीन का लेयर, टोटल 3 लेयर हुई। एक प्रोटीन का लेयर, फिर लिपिड का लेयर, फिर प्रोटीन का लेयर। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ट्राई लेयर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मॉलिक्यूल, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही सेल के अंदर एंट्री देती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके कौन कौन मॉलिक्यूल आ सकता है सेल के अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल को एंट्री देती है, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल के लिए परमेबल है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वाटर के लिए परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वाटर को भी अंदर आने देती है सेल के अंदर, और कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखना है आपको कि टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल जो देखने मिलता है हम लोग को, वैक्यूल प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में जो वैक्यूल उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है टोनोप्लास्ट। और सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन माना जाता है टोनोप्लास्ट, मतलब कि सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन है, माना नहीं जाता, वो है टोनोप्लास्ट जो है सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अब तक जो सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन देखने मिला है वो है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द थिनेस्ट मेम्ब्रेन एंड दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। देखिए वैक्यूल क्या है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये प्लांट सेल दिख रहा है आपको, प्लांट सेल जो बड़ा सा दिख रहा है यही है वैक्यूल। और ये जो मेम्ब्रेन जो है, ये जो है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ये होती है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन में आती है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस है, उसके पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है। लेकिन थिनेस्ट में बात करें तो थिनेस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन। अब इंपॉर्टेंट बात फिर से यहाँ पे आती है ध्यान रखने का, हम बात करेंगे फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, जैसे कह सकते हैं फ्रीज एचिंग टेक्निक। तो रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, 1950 से पहले रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के बारे में। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक या कह सकते हैं फ्रीज इच टेक्निक starts with rapid freezing of cell, then the frozen cell are cleaved along a fracture plane. This fracture plane is in between the bilayer. देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रेड ब्लड सेल का, उसको फ्रीज करना होता है। तो कैसे फ्रीज करेंगे, तो एक सेल को फ्रीज कर दिया गया, सेल फ्रीज हुई तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साथ साथ फ्रीज हो गया। ठीक है, जब सेल फ्रीज हो गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रीज हो गया। तो अब क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्रीज हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड का जो बाई लेयर है उसको बीच से उसको एकदम आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से। देखिए देख सकते हैं वाले फिगर में, देखिए लिपिड का बाई लेयर था उसको आधा किया जा रहा है, यहां से दोनों बाई लेयर अब सिंगल लेयर में आ जाएगा, अलग अलग हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब क्या हो गया, फ्रीज हो गया, उसको क्या करेंगे आप, फ्रैक्चर करेंगे, बाई लेयर के बीच से, एकदम लिपिड बाई लेयर के बीच से फ्रैक्चर करेंगे। दोनों क्या होगा, आप दोनों मेम्ब्रेन जो है, मतलब कि दोनों लेयर जो लिपिड का जो दोनों लेयर है वो अलग अलग हो जाएगा। देख सकते हैं 3D फिगर, दोनों लेयर जो है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, दोनों अलग अलग हो रहा है। फ्रीज किया गया पहले सेल को फ्रीज करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर आ गई है, उसको अब क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। अलग करके सेल मेम्ब्रेन को क्या किया गया, फिर
लिपिड के बाई लेयर को फ्रैक्चर किया गया बीच से एकदम, ताकि दोनों बाई लेयर अलग अलग हो जाए। अब दोनों फ्रैक्चर सेक्शन को क्या किया गया, हेवी मेटल से क्या गया, कोटिंग की गई। दोनों फ्रैक्चर जो लेयर निकला, जो लिपिड का जो बाई लेयर था, अब सिंगल लेयर हो गया, अलग अलग हो गया दोनों लेयर। अब इस लेयर को क्या किया गया कि मेटल से इसकी कोटिंग की गई। इसको बोलते हैं हम इच्ड, इचिंग करना, मेटल से कोटिंग करना, इचिंग करना। और फिर मेटल से कोटिंग करने के बाद इस लेयर का एक रेप्लिका तैयार किया था, एक कॉपी तैयार किया जाता है। दोनों लेयर अलग हो गया और हर एक लेयर का क्या किया जाएगा, कोटिंग किया जाएगा, मेटल से कोटिंग की जाएगी। और फिर इसके सरफेस का क्या किया जाएगा, एक कॉपी तैयार किया जाएगा, ठीक है। और फिर इस रेप्लिका को जब अंडर माइक्रोस्कोप्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो हमको सारी लेयर जो है दिखने में दिखेगी। मतलब कि लिपिड की बाई लेयर लिपिड देखने मिलता है, प्रोटीन देखने मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगी सेल मेम्ब्रेन में। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इट नेवर प्रेजेंट और इनसाइड और इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। इट नेवर प्रेजेंट इनसाइड और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। It always present on the outer side of the membrane. If it attached to protein, then it is called as glycoprotein, and if it attached to lipid, then it's called as glycolipid. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आ रही है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ अटैच है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ अटैच है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलिपिड। आया समझ में। इन आरबीसी रेड ब्लड सेल में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है और 8% कार्बोहाइड्रेट देखने मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में 51% प्रोटीन होता है, 47% लिपिड होता है और 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% कार्बोहाइड्रेट देखने मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हमेशा कम है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में 76% प्रोटीन होता है, 23% लिपिड होता है, यहाँ पे डी छूट गया है, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में 20% प्रोटीन, 80% लिपिड होता है। और माउस लीवर सेल प्लाज्मोलेवा, माउस का लीवर सेल की बात करें, लीवर सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 44% प्रोटीन होता है, 53% लिपिड होता है और 3% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division। तो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी वाला जो नेचर है वो सेल ग्रोथ के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन और इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो सॉल्यूट पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है वो आर पार जा सकते हैं और हर सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जा सकते। जिसके लिए परमिएबल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस सॉल्यूट पार्टिकल जिस मॉलिक्यूल के परमिएबल है, जिसको अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ वही मॉलिक्यूल, सिर्फ वही सॉल्यूट पार्टिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर आ सकते हैं। तो दी मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ इट।
many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called passive transport. तो बहुत से मॉलिक्यूल जो होते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी के खर्च के, बिना एटीपी के खर्च के, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं, मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मूवमेंट. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. तो जो सॉल्यूट न्यूट्रल है, जिनमें कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो सॉल्यूट जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से. ठीक है, मतलब कि इस मेम्ब्रेन के उधर जिस न्यूट्रल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो न्यूट्रल सॉल्यूट जो क्या होंगे हायर कंसंट्रेशन से फ्लो करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. तो वाटर भी जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकती है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकती है. वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगा, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर जो है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस को फॉलो करके वाटर जो है मेम्ब्रेन की बाहर के साइड से मेम्ब्रेन के अंदर की साइड आ सकती है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जब वाटर मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस. याद रखिएगा, एज पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन और द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो लिपिड का जो नॉन पोलर बाई लेयर जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसको क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन के बीच बीच में कैरियर प्रोटीन देखने मिलते हैं. तो ये कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, फिर सुनिए क्या होता है, मेम्ब्रेन के बीच बीच में कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं. तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, A few ion of molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized, called as active transport. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है, कुछ आयन जो है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में सेल के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का अंदर का हिस्सा है और ये सेल का बाहर का हिस्सा. तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आयन जो है इसका कंसंट्रेशन कम है और इस आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है. तो अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन बाहर कम है, कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है. तो अब ये फिर भी ये मॉलिक्यूल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में आकर के सेल के अंदर एंट्री लेगा. तो इसमें क्या होगा, जब मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री लेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाकर के, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें एटीपी खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा. तो एग्जाम्पल इसका है सोडियम पोटेशियम पंप. याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप. देखिए फिगर यहां पर, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो वो इंक्लूड करता है डिफ्यूजन. देखिए डिफ्यूजन है ये, जिसमें कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा अंदर में कम है, इसलिए बाहर से मॉलिक्यूल मूव करके अंदर आएगा. कंसंट्रेशन यहाँ बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो मॉलिक्यूल बाहर से मूव करके अंदर आएगा. लेकिन यहाँ पर कैरियर प्रोटीन के ज़रिए आ रहा है, अंदर एंट्री ले रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये सारा मॉलिक्यूल पोलर है, लेकिन लिपिड का बाइलेयर टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो इसलिए इसको अंदर आने नहीं देगा. इसलिए यहाँ पे कैरियर प्रोटीन मौजूद है जो कि इस पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस करा के सेल के अंदर एंट्री दे देगा. देख सकते हैं यहाँ पर भी.
लेकिन इस केस में, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में, यहां में देखिए कंसंट्रेशन जो है स्क्वायर मॉलिक्यूल का, देखिए अंदर में ज़्यादा है, बाहर में सिर्फ 2 ही है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है बाहर से मूव करके अंदर आ रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमारा लोअर टू हायर आ रहा है, तो इसमें जो है एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च होगा, तो ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आया समझ में? आया? नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मेरी हेल्प हो जाए, हेल्प के तौर से शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। ओके फ्रेंड्स।